नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी लॉ में इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम करते हैं, अवेल करते हैं। तो ऐसे में क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए? बहुत सारी कंडीशंस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना, अवेल करना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए और वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 282B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी कर लेते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ऐसा नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो जनरली बिजनेसमैन इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो इग्नोरेंस उनके लिए जो है बहुत खतरनाक हो सकती है। इन फ्यूचर उन्हें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ सकता है, पे करना पड़ सकता है टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप क्लेम कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिन्हें आपको फुलफिल करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग बात करता है सीजीएसटी लॉ के तहत सेक्शन 16 एंड रूल 36। ये कुछ ऐसी जनरल बेसिक कंडीशंस बताते हैं जिन्हें आपको फुलफिल करना ही होगा अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर एक केस स्टडी के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सप्लायर है जिसने गुड्स सप्लाई की है, गुड्स की सेल की है, और एक रेसिपिएंट है, बायर है, जिन्होंने गुड्स को बाय किया है। तो जब भी हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमेशा बात होती है इन रिलेशन टू रेसिपिएंट, इन रिलेशन टू बायर। क्योंकि जब आप एज ए रेसिपिएंट, एज ए बायर गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज परचेज करते हैं, उस पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। दैट मीन्स आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी से उसको एडजस्ट करते हैं, सेटअप करते हैं। तो जब भी बात होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो इन रिलेशन टू रेसिपिएंट हम बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है, अगर कोई भी रेसिपिएंट, कोई भी बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहता है तो ऐसे में उसका जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह जो सप्लाई वो रिसीव कर रहा है, चाहे गुड्स की है, सर्विसेज की है, या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों की है, ये होनी चाहिए फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए अगर ये सप्लाई ली जा रही है, फॉर बिजनेस यूज और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये सप्लाई ली जा रही है, तो ही इस सप्लाई के रिगार्डिंग जो टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई सप्लाई पर्सनल यूज के लिए ली है और उसको आप क्या करते हैं, उसको आप बिजनेस में जो है अकाउंट्स फोर करते हैं ताकि आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, कर लें, तो ऐसा गलत है। तो यह चेक किया जाएगा कि आपने जो सप्लाई रिसीव की है वो आपकी फॉर बिजनेस यूज एंड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ये सेक्शन 16 की अगर आप देखेंगे, दो बहुत ही बेसिक कंडीशंस है। नंबर वन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, दैट मीन्स recipient buyer should be registered, and input tax credit will be available only in relation to supply which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। तो ये जो दो प्राइमरी कंडीशन है ये आप फुलफिल करेंगे। साथ में उसके अलावा बताया गया कि आपके पास टैक्स इनवॉइस का होना जरूरी है। आपके पास जो टैक्स इनवॉइस है वो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। एंड सेकेंडली, डेबिट नोट के जरिए अगर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो वो डेबिट नोट होना चाहिए, या एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसके बेस पर आप कोई भी क्रेडिट अवेल कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, तो भविष्य में, फ्यूचर में जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपकी चेकिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है और वो इनवॉइसेस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उन इनवॉइसेस के रिलेशन में जो भी आईटीसी होगा वो आपको रिवर्स करना होगा, पे करना होगा। कोई भी ऐसी सप्लाई जो बिजनेस यूज के लिए नहीं है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो भी आईटीसी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद ये जो भी सप्लाई आपने इस सप्लायर से रिसीव की है, तो इस सप्लायर के द्वारा ये सप्लाई उसके जीएसटीआर 1 में जो है
फाइल होना जरूरी है। दैट मीन्स ये सप्लायर जब इस सप्लाई को GSTR 1 में रिपोर्ट करेगा, एंड सेकेंडली जब रेसिपिएंट के GSTR 2B में वो सप्लाई रिफ्लेक्ट होगी, तभी ये ITC रेसिपिएंट को अवेलेबल होगा। तो जो भी इनवॉइस है, जो भी डेबिट नोट है, जिसके बेस पर आप ITC क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो ITC सप्लायर के GSTR 1 में अपलोड होना जरूरी है और रेसिपिएंट के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज, ये जो गुड्स है, ये जो सर्विसेज है, ये आपको रिसीव हो जानी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है आपकी गुड्स इन ट्रांजिट होती है, आपकी जो गुड्स है वो रास्ते में है, वो आपकी प्रीमाइस पर नहीं पहुंची है। तो ऐसे में उन गुड्स के रिगार्डिंग, जो गुड्स इन ट्रांजिट है, उनका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि वो गुड्स आप रिसीव ना कर ले। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो रेसिपिएंट है, बायर है, वो क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए गुड्स डिस्पैच की गई बाय द सेलर ऑन 30th of April, और 30 अप्रैल को वो गुड्स ऑन दी वे है, गुड्स इन ट्रांजिट है, और वो गुड्स पहुंचती है मान लीजिए 3 मई को रेसिपिएंट के पास, बायर के पास। तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो मई मंथ में वो ITC क्लेम कर सकता है, ना कि अप्रैल मंथ। हालांकि GSTR 1 और GSTR 2 भी उसको अप्रैल मंथ में ही रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन स्टिल गुड्स अभी रिसीव नहीं हुई है, तो वो गुड्स के रिगार्डिंग, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग जो ITC है, वो आप अवेल नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है, मोस्टली बिजनेसमैन, मोस्टली जो बायर है, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके फाइल में, परचेज फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, अगर वो ये कंफर्म करते हैं कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट की गई 30 अप्रैल को, लेकिन रिसीव हुई है 3 मई को, तो ऐसे में अगर वो ITC आपने अप्रैल मंथ में क्लेम कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो इसलिए ये जो सप्लाई है, जिसके लिए आप ITC क्लेम करने वाले हैं, वो आपको रिसीव हो जानी जरूरी है, तभी आप उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है, सप्लायर सेलर GSTR 1 में वो सप्लाई अपलोड कर देता है और रेसिपिएंट के GSTR 2B में भी वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी हो सकता है उस सप्लाई के रिगार्डिंग जो ITC है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 38। सेक्शन 38 में बहुत सारी कंडीशंस है जहां पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर वो ITC रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे में उस ITC को आप अवेल नहीं कर सकते। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि यह जो सेलर है, जिसने GSTR 1 में आपकी सप्लाई को अपलोड तो कर दिया है, जिसके बेस पर आप ITC क्लेम करने वाले हैं, उस सप्लाई के रिगार्डिंग सेलर के द्वारा उस सप्लाई पर टैक्स भी पे किया जाना जरूरी है। दैट मीन्स जब वो सेलर अपनी GSTR 3B फाइल कर देगा, तब आप ITC क्लेम करने के हकदार होंगे। हालांकि इसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई है, जिस भी ईयर से आपका ITC सप्लाई जो है रिलेट करती है, उसके नेक्स्ट 30 सितंबर तक वो GSTR 3B फाइल हो जानी चाहिए। इसके रिगार्डिंग रूल 37A जो है, वो इंसर्ट किया गया है CGST रूल्स में। तो ये भी आपको अब इंश्योर करना होगा कि आपका जो सप्लायर है, वो अपना टाइमली टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसने GSTR 1 में अपलोड कर दी, इनवॉइस आपको इश्यू कर दिया, आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वो अपनी GSTR 3B फाइल ही नहीं कर रहा, अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो ITC आपको रिवर्स करना होगा, विद इंटरेस्ट पे करना होगा। हालांकि टाइम लिमिट जो है रूल 37A में प्रिस्क्राइब की गई है, सेलर को जो टाइम लिमिट दी गई है वो 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इतना टाइम दिया गया है। और लास्ट एक और जो कंडीशन सेक्शन 16 में बताई गई है, वो कंडीशन है कि जो रेसिपिएंट है जब अपनी GSTR 3B फाइल करेगा, तभी वो ITC अवेल माना जाएगा, क्लेम माना जाएगा। अब आपके 2B में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आप 3B फाइल ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक आप GSTR 3B फाइल नहीं करेंगे, GSTR 3B में अपना ITC अवेल नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो ITC तब तक आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशन बताई गई सेक्शन 16 अलोंग विद रूल 36 एंड रूल 37। रूल 37 में एक कंडीशन बताई गई कि ये जो बायर है, जिसने गुड्स
सप्लाई रिसीव की है 180 डेज में सेलर को पेमेंट भी करेगा। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं की गई है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स है 1 लाख रुपीज, जीएसटी है 18,000 रुपीज, टोटल वैल्यू है 1,18,000, तो ये 1,18,000 रुपए बायर के द्वारा सेलर को 180 डेज के अंदर पे हो जाने चाहिए। अगर पे नहीं हुए तो 180 डेज के बाद ये जो आईटीसी आपने अवेल किया, क्लेम किया, इसको आप रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट। तो ये तो कुछ कंडीशन थी जो सेक्शन 16 अलोंग विद रूल 36 में बताई गई है। इसके अलावा और कुछ कंडीशंस है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, जैसे कि ब्लॉक क्रेडिट्स है। जैसे कि अगर आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे में आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। और कुछ अनदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां पर आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है, आप आईटीसी नहीं ले सकते, जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप आईटीसी अवेल कर रहे हैं तो इन सभी कंडीशंस को चेक करेंगे कि क्या ये सभी कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको वो आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। आई होप हमारी ये वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।